नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व के संपूर्ण भागों का अध्ययन पूर्ण हो चुका है और तृतीय पर्व का भाग 1 से लेके भाग 28 तक का वाचन भी पूर्ण हो चुका है और इन सभी भागों का वाचन आप मेरे चैनल से वीडियो के रूप में प्राप्त कर सुन सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे तृतीय पर्व का भाग 29। ये भाग इस जीवनी का अंतिम भाग है। इस भाग के पश्चात यह जीवनी समाप्त हो जाएगी। अब हम इसका वाचन शुरू करते हैं। इसी बीच में एक दिन शिल्पी मुकुल दे डॉक्टर माके को ले आए। उन्होंने परीक्षा करके कहा, घर में चिकित्सा नहीं की जा सकती। अवस्था निराशाजनक है, किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। इन्हें तुरंत नर्सिंग होम ले जाना होगा। सुरेंद्र बोले, नर्सिंग होम जाना निश्चित है, पर 31 से पहले संभव नहीं। एक क्षण सोचकर डॉक्टर माके ने कहा, मिस्टर गांगुली, मेरा अनुरोध है कि किसी तरह आज ही इन्हें नर्सिंग होम में ले आइए, तब आप ही सहायता कीजिए। और डॉक्टर माके ने एक नर्सिंग होम निश्चित कर दिया। सदर्न हॉस्पिटल रोड पर एक यूरोपियन नर्सिंग होम था। शरद बाबू तैयार होने लगे। उस समय जो रुदन आरंभ हुआ वह रुकता ही नहीं था। शरद मानो संज्ञाहीन होकर चारपाई पर लेट गए। मामा ने मुकुल दे से कहा, डॉक्टर माके को बुला लीजिए, साथ जाना ठीक रहेगा। डॉक्टर माके भी आ गए। शरद बाबू तैयार थे। चलने लगे तो हिरणमयी ने चरणोदक लिया। बोले, बस हो गया। वह बाहर जाते तो कई दिन वहीं रमे रहते। उसी को रोकने के लिए हिरणमयी ने चरणोदक लेने की प्रथा चलाई थी। कहा था, जब तक चरणोदक न लूँगी खाना नहीं खाऊंगी। एक बार शरद बाबू कई दिन बाद लौटे तो पाया कि हिरणमयी खूब भूखी प्यासी बैठी हैं। तब से आना जाना कम हो गया था। उस दिन चरणोदक लेने पर उन्होंने मानो कहा कि बस हो गया, अब नहीं लौटूंगा। उस यूरोपियन नर्सिंग होम में वह नहीं रह सके। वहाँ सब कुछ सुंदर था, व्यवस्था और सुघड़ता भी खूब थी। सीढ़ियों पर भी कारपेट बिछी थी। चारों तरफ विलायती साहब और मैम दिखाई देते थे। मिलने के समय जब उमा प्रसाद आए तो चकित रह गए। संदेह हुआ कि बांग्लादेश छोड़कर कहीं विलायत में तो नहीं पहुंच गए। कमरे का नंबर देखकर अंदर गए। खूब सजावट, कीमती सामान। सामने एक सादी खाट के ऊपर स्वच्छ बिछौने पर शरदचंद्र लेटे थे। दुग्ध फैनील शैया थी वह, लेकिन जैसे ही रोगी के चेहरे पर दृष्टि गई तो वह चौंक पड़े। मुख पर पीलापन था और दृष्टि म्लान थी। उनको देखते ही शरद बाबू ने कहा, तुम आ गए, अब ठीक इलाज होगा। उमा बाबू ने पूछा, कैसे हो? वह वाक्य पूरा भी नहीं कर पाए थे कि नर्स आ गई। हाथ में ग्लूकोज का पानी था। शरद बाबू ने कहा, अभी नहीं, बाद में दे देना। नर्स ने नहीं सुना, बोली, लेने का समय हो गया है, लेना ही होगा। उसके बोलने चालने के ढंग में स्नेह का आभास तक न था, मानो यंत्र दानव हो, कठिन कठोर। उसके इस व्यवहार से रोगी उत्तेजित हो उठा। तब उमा प्रसाद ने उसके हाथ से गिलास लेकर कहा, आप कृपा कर बाहर चली जाएं, मैं पिला दूंगा। नर्स क्रुद्ध होकर बाहर चली गई। उमा बाबू रोगी के पास आकर खड़े हो गए। उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया, फिर सिर पर हाथ फेरने लगे। अभी भी निदारूण क्रोध से शरद बाबू का क्लांत शरीर कांप रहा था। उमा बाबू ने धीरे से कहा,
थोड़ा सा पानी पी लो। शरद बाबू उनके मुंह की ओर ताकने लगे। उसके बाद शांत स्वर में कहा, अच्छा पी लूँगा, किंतु मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो मैं स्वयं चला जाऊँगा। उमा प्रसाद बोले, मुझे भी लगता है कि आपका यहाँ रहना नहीं हो सकता। कल ही यहाँ से जाने का प्रबंध हो जाएगा। शरद बाबू मुक्त कलाकार थे, बंधन में कैसे रह सकते थे? और वहाँ थे बहुत से कायदे कानून। किसी तरह एक दो सिगरेट पीने को आज्ञा मिल गई थी, परंतु अफीम तो किसी भी तरह नहीं खा सकते थे। फिर भारतीय रोगी को देखने परिजनों और प्रियजनों की भीड़ ना जाए तो प्रेम कैसे प्रकट हो? जो व्यक्ति अड्डे ज़माने का आदी हो वह निश्चय समय पर कुछ निश्चित व्यक्तियों से मिल सके, यह वह कैसे सह सकते थे? बार बार नर्स इस स्वच्छंद व्यक्ति से युद्ध कर बैठती थी। अंत में व्यवस्थापिका ने कहा, रोगी को यहाँ रखना असंभव है। वहाँ के डॉक्टर ने भी परीक्षा करके कह दिया था, कोई आशा नहीं है, यहाँ रखना व्यर्थ है। सुरेंद्र नाथ ने डॉक्टर सुशील के नर्सिंग होम की चर्चा की थी। वहीं पर व्यवस्था की गई। वहाँ भी नियम कानून थे, लेकिन रोगी को विशेष असुविधा ना हो इसका ध्यान रखते हुए कई व्यक्तियों को आने की छूट थी। उमा प्रसाद ने पूछा, आप यहाँ अपने पास किसको रखना चाहते हैं? उसी के अनुसार व्यवस्था कर दी जाएगी। थके हुए स्वर में शरद बाबू ने उत्तर दिया, किसी को नहीं चाहता। तुम तो हो ही यहाँ, तुम ही बैठो। उमा प्रसाद से उन्हें जितना स्नेह था उतना ही उन पर विश्वास भी था। उस दिन हिरणमयी देवी आई तो उमा प्रसाद का परिचय देते हुए उनसे कहा, ये उमा प्रसाद हैं, कोई बात हो तो अब नहीं इन्हीं से कहना। यह एक तरह से हिरणमयी को उमा प्रसाद के हाथों में सौंपने जैसा था, क्योंकि अपने अंत के बारे में तो वह आश्वस्त हो चुके थे। इसीलिए मिलने के लिए आने वाले मित्रों की कोई सीमा नहीं थी। शांति निकेतन से नंद गोपाल सेनगुप्त आए। पाया आंखें कोटर में धंस गई हैं, जीवन की आशा क्षीण है। कहाँ इस तरह कौन तड़पना चाहता है? कुछ देर बातें करने के बाद बोले, फिर भी यह जीवन व्यर्थ नहीं रहा। मैंने एक आवारा लड़के के रूप में जीवन आरंभ किया और अंत, यह सब तो तुम जानते ही हो। जब कोई आता था तो मुख पर म्लान हंसी की रेखा खिंच जाती थी, मानो मन पटल पर वह आशा की छवि आंकने का प्रयत्न करते हों। बचपन की याद करते, भागलपुर में गंगा की कहानी याद करते, वर्षा के अंधकार में परम्पार भरी गंगा को तैरकर पार कर जाने की कहानी। ऐसा लगता है कि अमानिशा में वह और राजू दोनों नाव में बैठकर तूफानी समुद्र में अंतहीन यात्रा पर निकल पड़े हैं। कितने वर्ष बीत गए और उन वर्षों ने जीवन को कितना कठोर, कितना मर्मम, फिर भी कितना प्रलोभनीय बना दिया। इन स्मृतियों के माध्यम से जैसे कमजोरी के क्षण में अपनी शक्ति को याद करके साहस पाना चाहते हूँ। उमा प्रसाद ने कहा, ठीक हो जाओ, इस बार आपके साथ जाऊंगा। शरद बाबू हंस पड़े, बोले, अरे तेरी आशा कम नहीं है, निश्चय ही गंगा जाऊंगा, साथ ही रहेगा, किंतु वह मेरी अंतिम यात्रा होगी। उमा प्रसाद ने कहा, चुप रहो, बहुत बातें करने की मनाही है। रात को डॉक्टर की अनुमति से उमा प्रसाद उनके पास रहे, कुर्सी डालकर पास बैठ गए। रोगी की सेवा करने
को विशेष कुछ नहीं था। कमरे के एक कोने में टिमटिमाता प्रकाश था। उमा प्रसाद की आंखों में नींद नहीं थी। एकटक वह उनकी ओर ताकते रहे। महामानव रोग शैया पर था। वह मृत्यु पद का राही था। शरीर रोग से थक गया था, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह होश में थे। संध्या की नर्स की बदली हो गई थी। रात की नर्स काम पर आ गई थी। ऊंची एड़ी का जूता पहने खटखट शब्द करती हुई वह चार्ज ले रही थी। अस्फुट शब्द में शरद बाबू ने कहा, लंगड़ी नर्स आई है। अचरज से उमा प्रसाद ने पूछा, लंगड़ी, आप लंगड़ापन कैसे देख सकते हैं? मधुर हंसी हंसकर बोले, देखता कैसे, कान से सुनकर सब कुछ समझा जा सकता है। दोनों पैरों के जूतों का स्वर एक जैसा नहीं है। देख लेना, इसका एक पैर निश्चित छोटा है। तभी नर्स कमरे में आई। उमा प्रसाद ने अच्छी तरह देखा, पाया कि पैर में साधारण सा लंगड़ापन है, आसानी से पकड़ में नहीं आता, लेकिन रोगी की कैसी तीक्ष्ण दृष्टि है। मृत्यु के द्वार पर भी उसका हाथ नहीं हुआ। शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। किसी से मिलने का मन नहीं रह गया था। कहाँ सारे जीवन मनुष्य को प्यार किया है, पास बुलाया है, पर अब और नहीं। अब तो बाकी दिन चुपचाप लेटे रहना चाहता हूँ, लेकिन आने वाले कब मानते थे। अचानक मित्रता का दावा लेकर एक अनजान व्यक्ति आए और अधिकार के साथ बोले, केवल एक बार देखना चाहता हूँ। बहुत समझाया, लेकिन वह किसी भी तरह नहीं मान रहे थे। आखिर उमा प्रसाद ने शरद से कहा, वह आना ही चाहता है। तुम चुपचाप आंखें बंद करके पड़े रहो, कमरे में आते ही उसे विदा कर दूंगा। फिर आगंतुक से जाकर कहा, रोगी सो गया है, जरा भी शब्द ना होने पाए, देखते ही चले जाना। श्रद्धा से भरे भरे उस नवागंतुक ने कमरे में प्रवेश किया और कपट निद्रा में सोए हुए रोगी की ओर ताका और फिर हाथ उठाकर मौन प्रणाम किया। वह यदि देख पाता तो पता लगता कि उस समय शरद बाबू एक आंख को खोलकर देखने का प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे कोई चुपके चुपके बंद खिड़की का द्वार खोलकर देखता है। आगंतुक के चले जाने पर वह हंस पड़े, बोले, खूब खेल खेला, किंतु अब और नहीं। तुम मेरे पास आकर बैठो। प्यास खूब लगती थी। पीने के लिए पानी मांगा, परंतु पीते समय बहुत कष्ट होता था। इसीलिए उमा बाबू ने कहा, एक टुक पानी खान, अर्थात थोड़ा सा ले लो। अस्फुट स्वर में शरद बाबू ने कहा, एक टुक खाने। एक क्षण मौन रहे, फिर बोले, देखते हो, एक टुक खानी, एक टुई खानी, एक टुक खानी, इन शब्दों के अर्थों में कितना अंतर है। बंगला भाषा की क्या विचित्र संपदा है। उमा प्रसाद ने लिखा है, जीवन नदी के उस पार जाने वाला यात्री है, फिर भी साहित्य का पुजारी वाणी के मंदिर में भक्ति का अर्थ दे रहा है। सौंदर्य का प्यासा मन सहज है। प्रतिदिन फूल आते हैं, गुलाब के गुच्छे आते हैं। रोगी का कमरा आलोकित है, गंध से आमोदित है। फूल देखकर पूछा, कौन लाया है? फूल बहुत प्यारे लगते हैं। गुलाब का जन्म सार्थक है। अंतिम समय भी कैसा आनंद देने आया है। श्रीकांत भी चतुर्थ पर्व में फूलों पर कैसा मुग्ध हो उठा था, विशेषकर गुलाब पर, और सबसे अधिक मन लुभा लेने वाला था बीज का हिस्सा। रात्रि के अंत में इस धुंधले आलोक में पहचाने जाते थे एक दूसरे से भिड़े हुए झुंड के झुंड गुलाब के झाड़, जिनमें बेशुमार फूल थे और जो सहस्त्रों
फैली हुई लाल आँखों से बगीचे की दिशाओं की ओर मानो ताक रहे थे, लेकिन उन्हें केवल फूलों से ही संतोष नहीं हो पा रहा था। सौंदर्य वृत्ति पूरी शक्ति के साथ जाग रही थी। मामा सुरेंद्रनाथ से कहा, विलास से मैंने 2 कानेरी पक्षी ला देने को कहा था। विलायत से मैंने 2 कानेरी पक्षी लाने को कहा था। यदि ला सको तो बहुत अच्छा हो। पक्षी आ गए। पिंजड़े में बैठे हुए वह सुंदर पक्षी निरंतर मृदु मधुर संगीत गाते रहते। डॉक्टर ने उन्हें देखा तो बोले, रात को इन्हें यहाँ रखने की आवश्यकता नहीं, सोने में बाधा होगी। हाँ, दिन के समय भीतर की खिड़की में चाहो तो रख सकते हो। शरत ने हंसकर उत्तर दिया, नींद अब आएगी तो उसे कोई रोक नहीं सकेगा। इनका गाना सुनने दो, बहुत मधुर शिक्षा देते हैं। फिर पक्षियों की ओर देखकर बोले, ओ रे, इतना सुंदर मत गाओ। एक दिन मेरी तरह ही तुम्हारा यह मधुर कंठ भी बंद हो जाएगा। गंभीर रात्रि थी। वे चुपचाप शांत लेटे हुए थे। आंखें खुली थी, पलकों में जरा भी नींद नहीं थी। उमा बाबू की ओर देखकर उन्हें पास बुलाया। उमा प्रसाद ने वहीं से कहा, सो जाओ, आंखों को मूंद लो। लेकिन आंखें बंद करते ही मिट मिट करते ताकते रहे। बोले, पास आ जाओ, एक बात कहता हूँ मेरे सीमांत के एकांत बंधु। उमा प्रसाद पास गए। शरद बाबू ने उनके सिर पर हाथ रखा। उमा प्रसाद ने कहा, क्या मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं? वह बोली, इसकी क्या बात है, मैंने तुम्हें हमेशा आशीर्वाद दिया है। इस समय वह लंबी रात बीत गई, किंतु प्रभात का प्रकाश होने पर भी मन में आशा का प्रकाश नहीं हुआ। हालत इतनी गिर गई कि मुंह से खाना पीना असंभव हो गया। पेट में खाना न जाने पर मृत्यु निश्चित थी। इंजेक्शनों से भी लाभ नहीं हो रहा था। गुदा द्वारा भोजन पहुंचाने जाने पर वे स्वयं सहमत न थे। तब एक ही मार्ग शेष था, पेट चीरकर नली द्वारा तरल पदार्थ अंदर पहुंचाए जाएं। उस दिन देखने के लिए विधान चंद्र राय आए। पूछा, क्या कष्ट है दादा? कुछ कष्ट नहीं। तब प्यास मेरी छाती जुड़ गई है। मरुभूमि की छाती फाड़ देने वाली प्यास है डॉक्टर। जो वहाँ खड़े थे भीग आए। रुमाल से आंखें पोंछते पोंछते विधान चक्र राय बाहर चले आए। उनकी राय थी कि ऑपरेशन करना ही होगा। उन्होंने डॉक्टर ललित मोहन बनर्जी को मात्र 450 रुपये लेकर ऑपरेशन को राजी कर लिया। 12 जनवरी का दिन निश्चित हुआ। नियम अनुसार डॉक्टर ने रोगी से लिखित आदेश चाहा। शरद बाबू के मुख पर हास्य की स्मित रेखा फैल गई। बोले, लिख दो, मैं उस पर सही कर दूंगा। कुमुद शंकर राय ने आदेश पत्र लिख दिया और शरद बाबू ने उस पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर दिए। फिर कहा, जरा रुकी, नीचे मैं स्वयं कुछ लिखना चाहता हूँ। उस पत्र में लिखा था, ऑपरेशन में जो संकट आ सकता है उसका समस्त दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूँ और डॉक्टर के.एम. राय से अनुरोध करता हूँ कि वह ऑपरेशन करें। उस पर तारीख दी हुई थी 12 जनवरी
1938 ईस्वी। शरद बाबू ने आड़े हस्ताक्षर करके फिर तारीख दे दी और नीचे एक वाक्य लिख दिया, संपूर्ण होश और हौसले के साथ। यह वाक्य भी अंग्रेजी में लिखा था, लेकिन उनका मस्तिष्क अब पूरी तरह से ठीक काम नहीं कर रहा था। इसलिए उन्होंने सेंसिज और करेज के स्पेलिंग गलत लिखे। सेंसिस और करेज के स्पेलिंग गलत लिखे। यह सब लिखते समय उन्होंने अपूर्व आनंद और तृप्ति का अनुभव किया। जिस फाउंटेन पेन से उन्होंने ये अक्षर लिखे थे, उसे उमा प्रसाद को देते हुए कहा, इसे अपने पास रख लेना। फिर तृप्ति की निश्वास छोड़कर बोले, आह, बहुत आराम पाया, लिखने में बड़ा अच्छा लगा। फिर तृप्ति की निश्वास छोड़कर बोले, आह, बहुत आराम पाया, लिखने में बड़ा अच्छा लगा। जीवन भर लेखनी के साथ उनका रक्त का संबंध रहा था। अंतिम विदा के समय यह मानो अत्यंत प्रियजन की सबसे अंतिम स्पर्श अनुभूति थी। एक दिन पूर्व उन्होंने अपना वसीयतनामा भी लिखवा दिया था। सब कुछ अपनी पत्नी हिरणमयी देवी के नाम कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद वह सब कुछ उनके भतीजे का होना था। कुछ रुपया इंपीरियल बैंक में भी था, वह उन्होंने अपनी भतीजी के विवाह के लिए सुरक्षित कर दिया। उसके बाद यदि शेष रहे तो उसका उपयोगी भाई के बच्चों के लिए ही होना था। छोटे भाई प्रकाश चंद्र को बस सपरिवार 24 अश्विनी दत्त रोड वाले मकान में रहने का अधिकार मिला। डॉक्टर ललित मोहन बंदोपाध्याय ने 12 बजे ऑपरेशन किया। पाया कि जिगर एकदम गल गया है, बचने की कोई आशा नहीं है। उन्होंने घाव को वैसे ही बंद कर दिया जिससे वे शांति से अपनी अंतिम यात्रा पर जा सके। मुख से कुछ भी खाने का निषेध था। ट्यूब द्वारा तरल पदार्थ ही वह ले सकते थे, उसी की व्यवस्था कर दी गई। ऑपरेशन के समय रोगी को रक्त की आवश्यकता होती है। शरद चंद्र ने अपना रक्त दिया, लेकिन वह यथेष्ट नहीं था। तब उनके पड़ोसी नकुल चंद्र पति ने अपना रक्त दिया। शरद बाबू नकुल चंद्र की बराबर सहायता करते आए थे। लगभग 5 वर्ष पूर्व कभी भी उस परिवार पर कोई संकट आया, उन्होंने पाया कि शरद चंद्र उनके पास हैं। वह उसे कलकत्ता ले आए थे और किसी से कहकर विश्वविद्यालय में नौकरी दिला दी थी। उसी का शरण शोध करने के लिए मानो मुकुल चंद्र ने अपना रक्त दिया। अवस्था कुछ मधुरती सी जान पड़ती। किसी के मन में आशा की किरण जाग आई, लेकिन वह मात्र एक छल था। उनको बचाने के सारे प्रयत्न व्यर्थ प्रमाणित हुए। धीरे धीरे वह संज्ञा सोने लगे। धीरे धीरे मृत्यु उन्हें आगोश में लेने के लिए पास आने लगी। सांस धीमी होती होती फिर तेज हो जाती। उनके जीवन रूपी नाटक के अंतिम दृश्य पर पर्दा बहुत धीरे धीरे गिर रहा था। शुक्रवार 24 जनवरी रात के 12
लेकिन वह मात्र एक छल था। उनको बचाने के सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए थे। धीरे धीरे वह संज्ञा सोने लगे। धीरे धीरे मृत्यु होने उन्हें आगोश में लेने के लिए पास आने लगी। सांस धीमी होती, फिर तेज हो जाती। उनके जीवन रूपी नाटक के अंतिम दृश्य पर पर्दा बहुत धीरे धीरे गिर रहा था। शुक्रवार 24 जनवरी के रात के बाद यंत्रणा से वह कातर हो उठे। यंत्रणा, भीषण यंत्रणा। क्या है शरत? से मर रहा हूँ। देख नहीं पाता वह कौन है। वह रात भर आर्तनाद करते रहे। 4 बजे संज्ञाहीन हो गए। 7 बजे ऑक्सीजन दी गई, पर व्यर्थ। उसी संज्ञाहीन अवस्था में वह कई बार चिल्लाए। उनके अंतिम शब्द थे, आमाके आमाके दाओ, आमाके दाओ, मुझे दो, मुझे दो। लेकिन कौन उनको क्या दे? वह क्या चाहते हैं? क्या उन्हें नहीं मिला? बंगालियों के प्राणों से पात्र भरकर यश, अर्थ, प्रतिष्ठा सभी कुछ उनको दिया। तब क्या था जिसके लिए इस जीवन वैरागी आवारा कथा शिल्पी को इस जीवन में सांत्वना नहीं मिली और उससे परलोक में तृप्ति चाहिए? इस वाक्य के अनेक लोगों ने अनेक अर्थ निकाले हैं, लेकिन सचमुच क्या उसका कोई अर्थ था? कुछ और भी शब्द उनके मुख से निकले थे। हो सकता है उन्हें प्यास लगी हो और उन्हें पानी की एक बूंद मांगी हो सकता है पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने मृत्यु को पुकारा हो, लेकिन यह सब कल्पना मात्र है। उस दिन 16 जनवरी रविवार सन 1938 तदनुसार 20 माघ 1344 संवादक और पौष पूर्णिमा का दिन था। सवेरे के 10 बजे भारत के अपराजय कथाशिल्पी, जनप्रिय साहित्यिक ने अंतिम सांस ली। उस समय उनकी आयु थी 61 वर्ष 4 मास। स्वयं एक दिन उन्होंने कहा था, मेरा जीवन अंततः मानो एक उपन्यास ही है। उस उपन्यास में सब कुछ किया, पर छोटा काम कभी नहीं किया। जब मरूंगा, निर्मल खाता छोड़ जाऊंगा। उसके बीच स्याही का दाग कहीं भी नहीं होगा। उस दिन कलकत्ता नगर में विशेष चंचलता दिखाई दी। दल के दल, नर नारी दल रास्ते पर इकट्ठे होकर स्वर्गीय साहित्यिक के लिए अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। 2 घंटे के भीतर ही कई समाचार पत्रों ने विशेष संस्करण प्रकाशित किए। रेडियो से घोषणा होने लगी, एक उपन्यासकार के लिए इतनी वेदना का व्यक्त होना विरल ही है। मोटर द्वारा शव घर ले जाया गया। सामने के दालन में एक पलंग पर भारतवर्ष के अमर कथाशिल्पी की देह अंतिम दर्शनों के लिए रख दी गई है। उनके असंख्य प्रेमियों के अतिरिक्त प्रमुख व्यक्तियों में जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अस्पताल या घर आए, कुछ ये थे। मेयर सनत कुमार राय चौधरी, ऑनरेबल सत्येंद्र चंद्र मिश्र, शरत चंद्र बसु, नलिनी रंजन सरकार, डॉक्टर शरत चंद्र बासु, नलिनी रंजन सरकार, डॉक्टर विधान चंद्र राय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रामा प्रसाद मुखर्जी, किरण शंकर बसु, तुषार कांति घोष, हरिदास चट्टोपाध्याय, कैप्टन एस चटर्जी, उपेंद्र नाथ गांगुली, सुधांशु शेखर चट्टोपाध्याय, मुरलीधर बसु, निर्मल चंद्र राजा सत्येंद्र
देव राय, ज्ञानांजन नियोगी कुमार, मणिन्द्र देव राय, जनाब के अहमद, श्री व श्रीमती मुकुलचंद्र दे, सतीश सिंह, राय बहादुर, जलधर सेन, यतेंद्र मोहन बागची, कालिदास राय, मुकुदरंजन मलिक, चारूचंद चंदोपाध्याय, शैल जानक मुखोपाध्याय और प्रबोध कुमार सान्याल। PEN एकता शाखा की ओर से शव पर माल्यार्पण किया गया। शव यात्रा 3:15 पर आरंभ हुई। परिचालना का भार दक्षिण भारत और जनता वंदे मातरम और शरतचंद्र का वंदे मातरम और शरतचंद्र का यह घोष कर रही थी। मार्ग में न केवल श्री सुभाष चंद्र बोस और सर आशुतोष मुखर्जी के घरों पर बल्कि स्थान स्थान पर अनेक संस्थाओं और अनेक कॉलेजों में शव पर माल्याएं चढ़ाई गई। लेकिन फिर भी यह एक साहित्यिक की अंतिम यात्रा थी। किरण शंकर राय ने इस समूह को देखकर कहा, क्या यही बंगाल की मनुष्यता है? क्या यही बंगाल की कृतज्ञता है? आज बंगाल का इतना बड़ा साहित्यिक, इतना बड़ा देशभक्त स्वर्गवासी हुआ। क्या यही उसकी शव यात्रा है? समस्त कलकत्ता केवड़ाते के शमशान में क्यों नहीं टूट पड़ा? और अंत में जहाँ देशबंधु चिरंजन दास, यतीन्द्र व मोहन, आशुतोष मुखर्जी, शासमल और यतीन दास आदि की नश्वर देह आगरी को प्राप्त हुई, वही श्रीकांत के श्रेष्ठ चिर दुखदर्दी, चीर व्रात्य, चरित्रहीन आवारा शरतचंद्र के रोग किष्ट कंकाल को चिता पर रख दिया गया। छोटे भाई प्रकाश चंद्र ने अंतिम कृत्य संपन्न किए। मुख में अग्नि दी प्रकाश चंद्र के बालक पुत्र ने। और इस प्रकार संध्या को 5:43 पर केवड़ा तल्ले में एक विराट जनसमूह के सामने उनका भौतिक शरीर अग्नि को सौंप दिया गया। शेष रह गई बेशुमार अटपटी यादें और रह गया उनका विपुल साहित्य, जो अन्याय के विरुद्ध उनके सतत युद्ध का अमर साक्षी है। और साक्षी है उनके इस दावे का, मैंने अनीति का प्रचार करने के लिए कलम नहीं पकड़ी, मैंने तो मनुष्य के अंतर में छिपी हुई मनुष्यता की इस महिमा को, जिसे सब नहीं देख पाते, नाना रूपों में अंकित करके प्रस्तुत किया है। सारे बंगाल में हाहाकार मच गया। जीवन काल में जो उनके विरोधी थे, उन्होंने भी मुक्त कंठ से उनकी प्रतिभा का अभिनंदन किया। आधुनिक काल के उस प्रियतम लेखक के महाप्रयाण पर, जिसने बंगाली जीवन के आनंद और वेदना को एकांत सहानुभूति से चित्रित किया, देशवासियों के साथ गंभीर मर्म वेदना का अनुभव करते हुए कवि गुरु रवींद्रनाथ ने शोक संतक होकर लिखा, जहार अमर स्थान प्रेमेर आसने, सती तार सती नय मृत्युर शासने, देशेर माटिर थेके नीलो जारे हरि, देशेर हृदय जाके राखिएछे भरी। जिनका अमर स्थान प्रेम के आसन पर है, मृत्यु उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। भौतिक दृष्टि से उन्हें देश से जुदा कर दिया गया है, लेकिन उसके हृदय में उनका स्थान सदा बना रहेगा। धन्य शरतचंद्र, तुम इतने दिन कहाँ थे, कहाँ से आ गए?
सचमुच तुम्हारे समान एक लेख की बड़ी आवश्यकता थी। सामाजिक व्याधि और दुर्नीति का चरण करने के लिए तुमने जिस प्रकार कलम पकड़ी उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। तुमने कभी भी धर्म मत के ऊपर ओझा व्यंग्य विद्रूप नहीं किया, इसलिए कुप्रथाओं के ऊपर कुठारघात करने में कुंठित नहीं हुए। तुम्हारी रचनाएं मर्मस्पर्शी हैं। अंतःस्थल तक में प्रवेश कर जाने वाले तुम्हारे चरित्रों के साथ एकाकार हुआ जा सकता है। तुम्हारी एक और विशेषता यह थी कि उसका सुख दुख पाठकों का सुख दुख है। सब कुछ सहज है, कोई कष्ट कल्पना नहीं। प्रतिदिन के जीवन से चरित्र लिए थे। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की डायरी से। एक साहित्यिक की दृष्टि से वे महान थे, लेकिन एक देशभक्त की दृष्टि से वह और भी महान थे। उनकी मृत्यु से कांग्रेस की बहुत क्षति हुई। राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष भाषण से शरद बाबू की मृत्यु के 10 दिन बाद कवि गुरु द्वारा श्रद्धांजलि स्वरूप लिखी गई चतुष्पदी उन्हीं की हस्तलिपि में एक चित्र के माध्यम से ऑपरेशन के लिए शरद बाबू का आदेश पत्र का चरित्र। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए पुस्तक को लेकर और एक पुस्तक के साथ एक नए विषय को लेकर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार।